कल्पना कीजिए एक ऐसे विशाल स्मार्टफोन की जिसमें एक ही वक्त पर दर्जनों अलग-अलग और भारी भरकम ऐप्स चल रहे हों। हाँ, जैसे कोई ऐप एग्रीकल्चर का है, तो कोई पुलिस का या फिर कोई शिक्षा का ऐप। बिल्कुल। और बाहर से देखने पर लगता है कि ये सारे ऐप्स अपने आप मजे से काम कर रहे हैं। लेकिन बैकग्राउंड में एक ऑपरेटिंग सिस्टम लगातार काम कर रहा होता है, जो हमें दिखाई तो नहीं देता। सही कहा। ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमें स्क्रीन पर सीधे तौर पर दिखाई नहीं देता, लेकिन असल में वही तय करता है कि ये सारे ऐप्स बिना आपस में टकराए या पूरे फोन को क्रैश किए बिना एक साथ सुचारू रूप से कैसे चलें। और यही हमारी आज की इस गहन चर्चा का मूल विषय भी है। हाँ, तो इस विस्तृत विश्लेषण में स्वागत है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। आज हमारी मेज पर जो स्रोत सामग्री है वो है सीबीएसई कक्षा 11वीं के राजनीति विज्ञान के नोट्स। और हमारा फोकस एक बहुत ही भारी भरकम शब्द पर रहने वाला है, संघवाद, जिसे अंग्रेजी में फेडरलिज्म कहते हैं। और आज हमारा मकसद सिर्फ इन किताबी परिभाषाओं को रटना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारा मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि भारत जैसे इतने विशाल और विविधता वाले देश में सत्ता का जो ये पूरा संतुलन है, वो जमीन पर असल में कैसे काम करता है। तो कहाँ से शुरू करें? ये पूरा ढांचा आया कहाँ से? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारतीय संघवाद का ये जो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम हम आज देखते हैं, वो कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जिसे रातों रात किसी ने कोड करके तैयार कर दिया हो। अच्छा। हाँ, हमारे स्रोत बताते हैं कि इसकी जड़ें इतिहास में बहुत गहराई तक जाती हैं। भारत में संघवाद असल में एक बहुत ही लंबी और क्रमिक संवैधानिक विकास प्रक्रिया का नतीजा है। मतलब ये अचानक से नहीं बना। सत्ता का थोड़ा थोड़ा विकेंद्रीकरण शुरू हुआ। 1861 उस वक्त तो ब्रिटिश हुकूमत थी। सही पकड़ा। और जो असली टर्निंग पॉइंट या मील का पत्थर था ना, वो था 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ये बात सच में हैरान करने वाली है। 1935 का वही दौर जब ब्रिटिश शासन अपने चरम पर था। हाँ, और उन्होंने इस अधिनियम के जरिए एक बहुत ही शक्तिशाली और केंद्र प्रधान संघ की नींव रखी थी। केंद्र प्रधान से आपका मतलब है? कि मतलब एक ऐसी व्यवस्था जहां कहने को तो प्रांतों के पास अपनी कुछ ताकतें थीं, लेकिन असली और सबसे बड़ी ताकत केंद्र यानी ब्रिटिश वायसरॉय और उनकी सरकार के पास ही सुरक्षित थी। इसके पीछे जरूर उनका अपना कोई बहुत बड़ा डर छिपा रहा होगा। बिल्कुल। अंग्रेज इस बात को लेकर पूरी तरह से स्पष्ट थे कि भारत जैसे विशाल देश में जहां विद्रोह की आग भड़कती रहती थी, वहां उनका साम्राज्य तभी तक सुरक्षित रह सकता है जब तक दिल्ली में बैठी केंद्रीय सत्ता का नियंत्रण लोहे जैसा मजबूत हो। तो विडंबना देखिए, इतिहास का सबसे बड़ा विरोधाभास कह लीजिए इसे। कैसा विरोधाभास? यही कि जब देश आजाद हुआ तो हमारे अपने संविधान निर्माताओं ने भी उसी शक्तिशाली केंद्र वाले मॉडल को अपनाना सही समझा, जिसे अंग्रेजों ने अपने डर की वजह से बनाया था। ये बहुत ही गहरा पॉइंट है। हालांकि इसके पीछे हमारे संविधान निर्माताओं के कारण ब्रिटिश हुकूमत से बिल्कुल अलग थे। जैसे कि नोट्स में बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया है कि देश के विभाजन की जो भयानक त्रासदी थी, उसने इस विचार को एकदम प्रासंगिक बना दिया था। हाँ, वो दौर बहुत ही उथल-पुथल वाला था। जरा सोचिए, जब देश आजाद हो रहा था तब भारत आज की तरह एक साफ सुथरे नक्शे वाला देश थोड़ी था। उस वक्त 500 से ज्यादा देसी रियासतें थीं। 500 रियासतें, बाप रे। अब इसे ऐसे समझिए कि जैसे एक ही घर में 500 अलग-अलग विचार वाले लोगों को एक साथ रहने के लिए राजी करना हो। और इसके अलावा इतनी सारी भाषाएं थीं, अलग-अलग संस्कृतियां और सामाजिक चुनौतियां मुंह बाए खड़ी थीं। ऐसे में अगर केंद्र कमजोर होता तो शायद देश बिखर ही जाता। वही तो। ऐसे माहौल में एक मजबूत केंद्र ही वो गोंद बन सकता था जो इस पूरे महाद्वीप जैसे देश को एक सूत्र में बांध कर रख सके। ये एक बहुत ही सटीक तस्वीर है। अब इससे पहले कि हम इस ढांचे की गहराई में उतरें, एक बार इस संघवाद शब्द का थोड़ा ऑपरेशन कर लेते हैं। बिल्कुल कीजिए। अगर इसका विच्छेदन करें तो ये 2 शब्दों से जुड़कर बनता है, संघ यानी संगठन और वाद यानी विचार। तो मूल रूप से संगठित रहने का विचार ही संघवाद है। हाँ, और संस्थागत नजरिए से देखें तो ये एक ऐसा सिस्टम है जहां कम से कम 2 स्तर की सरकारें एक साथ काम करती हैं। एक पूरे देश के लिए संघीय या केंद्रीय सरकार, और दूसरी राज्यों या प्रांतों के स्तर पर काम करने वाली सरकार। और दोनों का अपना अपना एक तय दायरा होता है। इससे भारतीय संविधान के चश्मे से देखना और भी रोचक हो जाता है मेरे ख्याल से। बिल्कुल। संविधान के अनुच्छेद 1 में
भारत के लिए जो शब्दावली इस्तेमाल की गई है ना, वो इस छवि को बहुत साफ कर देती है। वहां भारत को राज्यों का संघ या यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये तो सिर्फ एक कानूनी वाक्या नहीं लगता। नहीं, ये हमारे देश के डीएनए की पहचान है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भारत का निर्माण अलग अलग राज्यों के बीच हुए किसी व्यापारिक समझौते का नतीजा नहीं है। जैसे अमेरिका में हुआ था। हाँ, भारत हमेशा से एक अखंड इकाई है जिसे सिर्फ प्रशासनिक सहूलियत के लिए अलग अलग राज्यों में बांटा गया है। और राज्यों के इस बंटवारे को लेकर ना हमारे नोट्स में एक बहुत ही दिलचस्प विसंगति देखने को मिलती है, जो शायद समय समय पर होने वाले राजनीतिक बदलावों का ही नतीजा है। अच्छा, क्या लिखा है स्रोत में? स्रोत में एक जगह लिखा है कि भारत में 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश मिलकर इस व्यवस्था को चलाते हैं, जबकि उसी दस्तावेज में आगे 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों का भी जिक्र आता है। हाँ, ये आंकड़े पुराने या नए अपडेट्स की वजह से टकरा सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम कोई ऐसा नक्शा पढ़ रहे हो जिसे उसी वक्त दोबारा ड्रॉ किया जा रहा हो। लेकिन इसी बीच एक तथ्य जो बिल्कुल साफ है वो ये कि इन केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली का मामला एकदम अलग है। सही कहा। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर का एक विशेष दर्जा दिया गया है, जो खुद में संघवाद की एक अनोखी परत है। और दिल्ली का ये विशेष दर्जा हमें इस बात की ओर ले जाता है कि दुनिया भर में संघवाद का कोई एक फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं होता। हमारे स्रोत स्पष्ट करते हैं कि भारत का जो संघीय मॉडल है वो अमेरिका या जर्मनी के मॉडल से बिल्कुल अलग है। वेस्ट इंडीज और नाइजीरिया में भी तो संघीय व्यवस्था है ना? हाँ, वहाँ भी है, लेकिन भारत ने अपनी ऐतिहासिक और सामाजिक हकीकतों को देखते हुए एक एकदम अनोखा मॉडल तैयार किया। उदाहरण के लिए अमेरिका में जो संघवाद है, वहाँ एक व्यक्ति के पास दोहरी नागरिकता होती है। मतलब वो अपने राज्य का भी नागरिक होता है और अमेरिका का भी। बिल्कुल, लेकिन भारत ने इस विचार को सिरे से खारिज कर दिया। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक नागरिकता है, भारतीय नागरिकता। तो अगर हम भारतीय संघवाद को कुछ खास बिंदुओं में समेटना चाहें तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या निकल कर आती हैं? नोट्स के अनुसार सबसे पहली और बुनियादी शर्त तो यही है कि यहाँ 2 स्तर की सरकारें मौजूद हैं। और इस पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए एक लिखित संविधान का होना भी बहुत जरूरी है। सोचिए, अगर नियम लिखे हुए ना हों तो केंद्र और राज्य तो हर दिन आपस में लड़ते रहेंगे। वही तो। तीसरी विशेषता है शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, जिसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। और सबसे अंत में, अगर दोनों के बीच कोई विवाद हो जाए तो उसे सुलझाने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की पूरी व्यवस्था की गई है। लेकिन इन सभी विशेषताओं के बीच दूरी क्या है? दूरी है संविधान की सर्वोच्चता। इसका मतलब है कि देश में कोई भी सरकार हो, चाहे वो दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार हो या किसी राज्य की सरकार, वो संविधान से ऊपर नहीं है। मतलब दोनों सरकारों की ताकत का स्रोत एक ही किताब है। एग्जैक्टली। कोई भी राजनेता या संस्था अपनी ताकत खुद पैदा नहीं करती। उन सभी की शक्तियों का इकलौता स्रोत ये लिखित संविधान ही है। यहाँ एक बहुत ही रोचक पहलू सामने आता है। हम बार बार शक्तियों के बंटवारे की बात कर रहे हैं, पर आखिर तय कैसे होता है कि कौन सा काम कौन करेगा? कैसे तय होता है यानी? मतलब जैसे रक्षा किसके हिस्से आएगी और खेती कौन देखेगा, स्कूल कौन बनवाएगा, ये तो आपस में एक कभी ना खत्म होने वाली बहस हो सकती है। इसी भारी कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए संविधान ने एक बहुत ही बारीकी से लक्ष्मण रेखा खींच दी है। अच्छा, वो कैसे? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक विधायी शक्तियों के वितरण का पूरा ब्लूप्रिंट दिया गया है। इसे बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से 3 सूचियों में बांटा गया है। 3 सूचियां, उनमें से पहली कौन सी है? पहली है संघ सूची, जो सबसे लंबी है। इसमें 97 विषय शामिल हैं। ये वो मामले हैं जिनका महत्व पूरे राष्ट्र के लिए एक समान है। जैसे कि देश की रक्षा, मुद्रा या विदेशी मामले? बिल्कुल सही। अब जरा सोचिए, अगर हर राज्य की अपनी अलग सेना होती या अपनी अलग मुद्रा होती तो देश कैसे चलता? इसलिए इन 97 विषयों पर कानून बनाने का 100% अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के पास रखा गया है। ये तो बात हो गई राष्ट्रीय स्तर की, लेकिन आम आदमी के जो रोजमर्रा के मुद्दे हैं उनका क्या? उनके लिए दूसरी सूची बनाई गई है जिसे राज्य सूची कहते हैं। स्रोत के अनुसार इसमें 66 विषय रखे गए हैं। 66 विषय? ये प्रांतीय महत्व के होंगे? हाँ, जैसे खेतीबाड़ी, पुलिस व्यवस्था या स्थानीय प्रशासन, इन पर कानून बनाने की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है, क्योंकि वो अपने इलाके की जमीनी हकीकत को बेहतर समझते हैं। पर असल पेच तो तीसरी सूची में फंसता होगा ना?
जिसे समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट कहा गया है। हाँ, इसमें 47 ऐसे विषय हैं जैसे शिक्षा या जंगल, जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। मतलब दोनों को अधिकार है। जैसे अगर दो राज्यों की सीमा पर कोई बड़ा जंगल है तो उसके संरक्षण में राज्य की भी दिलचस्पी होगी और पर्यावरण के नजरिए से केंद्र की भी। एकदम सही। और यहीं पर हमारे नोट्स एक ऐसे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जो बहुत ही कम सुनने को मिलता है, अवशिष्ट शक्तियां या रेजिडुअरी पावर्स। ये अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं? इसे हम किसी घर की उस मिसलेनियस ड्रॉअर की तरह समझ सकते हैं जहां वो सारा सामान रखा जाता है जो बाकी किसी बॉक्स में फिट नहीं बैठता। हाँ, हर घर में एक ऐसी जगह होती ही है। देखिए, जब संविधान बन रहा था तब साइबर सुरक्षा या इंटरनेट जैसे तो कोई मुद्दे थे नहीं, तो ऐसे नए विषय जो भविष्य में सामने आए और जो उन तीनों सूचियों में कहीं दर्ज ना हो, उन्हें अवशिष्ट शक्तियां मान लिया जाता है। और भारत में ये बची कुची शक्तियां किसके खाते में जाती हैं? ये सीधे तौर पर केंद्र सरकार के खाते में जाती हैं। और इन अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास जाना कोई छोटी बात नहीं है। ये एक बहुत बड़े ट्रेंड का हिस्सा लगता है मुझे। वो कैसे? देखिए, शक्तियों के इतने स्पष्ट बंटवारे को देखकर पहली नजर में लगता है कि केंद्र और राज्य बिल्कुल बराबरी पर हैं। लेकिन अगर थोड़ा गहराई में जाएं तो एक सवाल परेशान करता है कि आखिर इस व्यवस्था में केंद्र सरकार राज्यों के मुकाबले इतनी ताकतवर क्यों नजर आती है? इसका जवाब हमारे संविधान के उस गहरे लक्षण में छिपा है जिसे एकात्मकता या यूनिटरी बायस कहते हैं। भारतीय संविधान सिर्फ एक संघीय ढांचा नहीं है, बल्कि जब जरूरत पड़ती है तो ये पूरी तरह से एकात्मक रूप ले लेता है। जैसे हमने अभी एक गहरी नागरिकता और पूरे देश के लिए एक ही संविधान की बात की। हाँ, ये खुद में केंद्र को मजबूत बनाता है और शक्तियों के विभाजन में भी तो सबसे महत्वपूर्ण विषय केंद्र के पास ही है। समवर्ती सूची में भी अगर दोनों के कानूनों में टकराव हो तो केंद्र का कानून ही माना जाता है। लेकिन एक बात जो सच में मुझे चौंकाती है वो ये कि केंद्रीय संसद के पास राज्यों की सीमाओं को बदलने और यहां तक कि उनका नाम तक बदल देने की शक्ति है। हाँ, संविधान ये ताकत केंद्र को देता है। मतलब एक संघीय ढांचे ने जहां राज्यों का अपना अस्तित्व होना चाहिए, वहां केंद्र चाहे तो नक्शे पर किसी राज्य का पूरा भूगोल ही बदल दे। ये तो राज्यों के अस्तित्व को ही केंद्र की दया पर छोड़ने जैसा हो गया है ना। सिर्फ भूगोल ही क्यों, अगर हम प्रशासन और पैसों के नियंत्रण की बात करें तो वहां भी केंद्र का ही पल्ला भारी है। हमारी न्यायपालिका एकीकृत है, जहां सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर बैठा है। और वित्तीय नियंत्रण यानी फाइनेंशियल कंट्रोल का क्या? वो तो केंद्र का सबसे बड़ा हथियार है। राज्य सरकारों को अपने विकास कार्यों के लिए जो पैसा चाहिए, उसके प्रमुख संसाधनों पर केंद्र का ही कब्जा है। राज्य सरकारें आए दिन अनुदान या आर्थिक सहायता के लिए केंद्र का मुंह ताकती रहती हैं। नोट्स में योजना आयोग का भी जिक्र है ना, जिसका अब रूप बदल चुका है। हाँ, स्रोत के अनुसार उसी के जरिए केंद्र हमेशा से राज्यों के संसाधनों और विकास कार्यों की दिशा तय करता रहा है। वित्तीय नियंत्रण के अलावा जो प्रशासनिक जकड़न है वो भी बहुत मजबूत है। राज्यों में जो राज्यपाल नियुक्त होते हैं उन्हें सीधे राष्ट्रपति चुनते हैं और एक तरह से वो राज्य में केंद्र की आंख और कान की तरह काम करते हैं। और वो जो अखिल भारतीय सेवाओं यानी आईएएस या आईपीएस का जो पूरा सिस्टम है वो तो बहुत ही दिलचस्प है। बिल्कुल, ये अधिकारी काम तो राज्य सरकार के लिए करते हैं, जिलों का प्रशासन चलाते हैं, लेकिन इन पर अंतिम नियंत्रण केंद्र सरकार का ही होता है। मतलब राज्य सरकारें चाहें भी तो इनके खिलाफ कोई बहुत कड़ी कार्रवाई खुद से नहीं कर सकती और ना ही इन्हें नौकरी से निकाल सकती हैं। सही कहा। इसके साथ ही स्रोत में एक और बहुत ही सख्त प्रावधान का जिक्र किया गया है, सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम यानी AFPSP। हाँ, AFSP, जहां सैनिक शासन लागू होता है। जब देश के किसी हिस्से में शांति व्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाती है, तब संसद किसी भी अधिकारी को शांति कायम करने के लिए उठाए गए कदमों के लिए पूरी तरह से कानूनी संरक्षण दे सकती है। ये भी केंद्र की असीम ताकत का ही एक उदाहरण है। लेकिन आखिर ऐसी जरूरत क्यों पड़ी? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो वापस वही सवाल घूम कर आता है कि आखिर संविधान बनाने वालों ने शक्तियों का ऐसा असंतुलन क्यों पैदा किया। हाँ, वही जिन्होंने राज्यों को ऐसी बेड़ियां पहनाई। इसका जवाब उस वक्त की भारत की हकीकत में है। जैसा कि हमने पहले कहा, भारत विविधताओं का एक उबलता हुआ समंदर था। गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक असमानता जैसी भयंकर समस्याएं थी। तो प्राथमिकता राज्यों को स्वायत्ता देने से ज्यादा देश को टूटने से बचाना थी। बिल्कुल,
उन्हें एक ऐसा मजबूत ढांचा चाहिए था जो किसी भी बाहरी खतरे या आंतरिक बगावत को तुरंत कुचल सके और देश को एक साथ विकास के रास्ते पर धकेल सके। ये तर्क अपनी जगह बिल्कुल सही लगता है, लेकिन इंसानी स्वभाव और राजनीति का ये नियम है कि जहां भी ताकत का बंटवारा इतना एक तरफा हो, वहां घर्षण या तनाव तो पैदा होगा ही। हाँ, राज्य कोई मूक दर्शक तो है नहीं। यही वजह है कि भारत के संघीय इतिहास में हमेशा केंद्र और राज्यों के बीच एक रस्साकशी चलती रहती है। राज्य हमेशा ये महसूस करते हैं कि उन पर ऊपर से चीजें थोपी जा रही हैं। और ये रस्साकशी कोई दबी छिपी बात नहीं है। स्रोत सामग्री में इसे बहुत ही स्पष्ट रूप से स्वायत्तता की मांग के शीर्षक के तहत समझाया गया है। ये मांग मुख्य रूप से 3 अलग-अलग मोर्चों पर लड़ी जाती रही है ना? हाँ, पहला और सबसे अहम मोर्चा है वित्तीय स्वायत्तता। राज्य अक्सर शिकायत करते हैं कि टैक्स का बड़ा हिस्सा केंद्र ले जाता है और जब उन्हें कोई स्कूल या अस्पताल बनाना होता है तो उन्हें केंद्र पर निर्भर रहना पड़ता है। वो चाहते हैं कि उनके पास आय के अपने स्वतंत्र साधन हों। सही बात है। दूसरा मोर्चा है प्रशासनिक स्वायत्तता का। राज्य मांग करते रहे हैं कि संविधान की जो 3 सूचियां हमने अभी डिस्कस की, उनमें बदलाव किया जाए ताकि राज्यों को ज्यादा अधिकार मिल सके और केंद्र का जो ये रिमोट कंट्रोल है वो थोड़ा कम हो। और जो तीसरा मोर्चा है वो शायद सबसे ज्यादा भावनात्मक है, सांस्कृतिक और भाषाई मुद्दे। क्योंकि भारत में भाषा सिर्फ बात करने का जरिया नहीं है, ये एक पहचान है। स्रोत में इसका एक बहुत ही ज्वलंत उदाहरण दिया गया है, तमिलनाडु का मामला। वहां लंबे समय तक इस बात का कड़ा विरोध हुआ कि हिंदी भाषी क्षेत्र अपनी भाषा और संस्कृति उन पर ना थोपे। और ऐसे ही पंजाब में भी अपनी पंजाबी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए लगातार आवाजें उठती रही हैं। राज्यों की इस छटापटाहट का एक ऐतिहासिक उदाहरण हमारे नोट्स में दर्ज है। साल 1977 में वेस्ट बंगाल में जो वामपंथी सरकार थी, उसने एक बहुत ही विस्तृत दस्तावेज प्रकाशित किया था। उस दस्तावेज में क्या था? उसमें ये साफ मांग की गई थी कि केंद्र और राज्य के रिश्तों को पूरी तरह से दोबारा परिभाषित करने का वक्त आ गया है। ये इस बात का सबूत था कि राज्य इस व्यवस्था के भीतर खुद को आर्थिक और प्रशासनिक रूप से घुटन में महसूस कर रहे थे। जब हम इस घुटन और केंद्र राज्य के बीच टकराव की बात करते हैं, तो एक पद और एक अनुच्छेद ऐसा है जो हमेशा विवादों के केंद्र में रहता है। आप राज्यपाल के पद और अनुच्छेद 356 की बात कर रहे हैं ना? हाँ, वही जिसे आम बोलचाल में राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। नोट्स के अनुसार संविधान में ये लिखा गया था कि इसका इस्तेमाल बहुत ही दुर्लभ या असाधारण स्थितियों में होना चाहिए, लेकिन जमीन पर इसका इतिहास काफी अलग रहा है। इसे समझने के लिए एक रूपक लेते हैं। सोचिए, एक फुटबॉल मैच चल रहा है, एक तरफ राज्य की सरकार है, दूसरी तरफ विपक्ष, लेकिन जो रेफरी है यानी राज्यपाल, उसे सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ने अपॉइंट किया है। अच्छा, फिर क्या होता है? अनुच्छेद 356 कहता है कि अगर राज्यपाल को लगे कि राज्य का शासन संविधान के हिसाब से नहीं चल पा रहा है, तो वो राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है। तो इसका इस्तेमाल स्रोत के हिसाब से कैसा रहा है? स्रोत बताते हैं कि 1967 तक तो इसका इस्तेमाल कम हुआ, क्योंकि तब केंद्र और ज्यादातर राज्यों में एक ही पार्टी की सरकार थी। लेकिन उसके बाद जब अलग अलग पार्टियों की सरकारें बनने लगी, तब इसका काफी धड़धड़े से इस्तेमाल हुआ। सरकारिया आयोग ने भी इस पर अपनी बात रखी थी ना? हाँ, केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने के लिए जो सरकारिया आयोग बना था, उसने प्रमुखता से उठाया था कि कैसे केंद्र सरकार राज्यपालों के माध्यम से राज्य की चुनी हुई सरकारों के काम में दखल देती है। ये एक बहुत ही जरूरी जानकारी है जो स्रोत में तथ्यों के रूप में प्रस्तुत की गई है। और ये टकराव सिर्फ केंद्र और राज्य के बीच ऊपर से नीचे की तरफ ही नहीं होता। हाँ, कई बार राज्य आपस में भी भिड़ जाते हैं, जिसे अंतर्राज्यीय विवाद कहते हैं। जैसे जब 2 राज्यों के बीच जमीन की सीमा को लेकर झगड़ा होता है या किसी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर दशकों तक विवाद चलता है। ये भी उसी संघीय व्यवस्था का एक साइड इफेक्ट ही है, क्योंकि हर राज्य अपने नागरिकों के लिए ज्यादा से ज्यादा संसाधन चाहता है। भले इन मसलों को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन इनका असली हल सिर्फ राजनीतिक बातचीत से ही निकलता है। विवादों और विशेष प्रावधानों के इस पूरी भूल भुलैया में हमारी स्रोत सामग्री में एक ऐसा मामला भी दर्ज है जो भारतीय संघवाद में पूरी तरह से एक अपवाद रहा है। आप जम्मू कश्मीर के मामले की बात कर रहे हैं? हाँ, स्रोत में इसका विशिष्ट रूप से उल्लेख है। जो नोट्स हमारे पास हैं वो विस्तार से बताते हैं कि भारतीय संविधान की धारा 370 के तहत इस राज्य को एक बेहद विशिष्ट स्थिति दी गई थी। बिल्कुल। स्रोत में उपलब्ध तथ्यों को देखें तो इसका अपना खुद का एक अलग संविधान था और अपना अलग ध्वज भी। और हमने जो शक्तियों के बंटवारे की 3 सूचियां देखी थीं, उनके नियम यहाँ पर अलग थे ना? हाँ, स्रोत के मुताबिक धारा 370 की वजह से केंद्र सूची और समवर्ती सूची
कि किसी भी विषय पर अगर संसद कोई कानून बनाती थी तो उससे वहां लागू करने के लिए राज्य की सहमति लेनी अनिवार्य थी। और स्रोत ये भी स्पष्ट करता है कि बिना राज्य सरकार की सहमति के आंतरिक अशांति के नाम पर वहां आपातकाल भी लागू नहीं किया जा सकता था। यहाँ तक कि संविधान के नीति निर्देशक तत्व भी सीधे तौर पर वहां लागू नहीं होते थे और धारा 368 जो संविधान संशोधन से जुड़ी है उसके प्रावधान भी वहां मर्जी के बिना लागू नहीं होते थे। लेकिन स्रोत में एक विरोधाभास की तरफ भी इशारा किया गया है। हाँ, इन प्रावधानों को लेकर स्रोत के अनुसार हमेशा ये विवाद रहा है कि इन विशेष दर्जों के कारण वहां अलगाववादी प्रवृत्तियां मुखर हो सकती हैं। तो इस सबका क्या निष्कर्ष निकलता है? हमने इतिहास के पन्नों से लेकर शक्तियों की सूचियों तक, केंद्र के भारी भरकम होने के कारणों से लेकर राज्यों की स्वायत्तता की मांग तक सब कुछ खंगाल लिया। और इस खंगालने के बाद एक बात साफ है कि भारत का संघवाद कोई जड़ या पत्थर पर लिखी इबारत नहीं है। सही बात है। ये सिर्फ एक कानूनी ढांचा नहीं है, बल्कि एक जीता जागता, लगातार बदलता और सांस लेता हुआ एक जटिल प्रयास है। एक ऐसा प्रयास जो देश की बेशुमार विविधताओं और संस्कृतियों को एक धागे में पिरोकर रखने की जद्दोजहद करता है, जिसमें तनाव भी है और टकराव भी। पर इसकी खूबी यही है कि ये हर झटके के बाद खुद को बैलेंस कर लेता है। इससे एक और चीज साफ होती है कि सिस्टम को चलाने के लिए सिर्फ कानून काफी नहीं है। यही तो इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। संविधान की मोटी मोटी किताबें अपनी जगह हैं, लेकिन इस पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को बिना क्रैश हुए चलाने के लिए आपस में विश्वास जरूरी है। किसी भी देश की अखंडता सीधे तौर पर इस बात पर निर्भर करती है कि उसके राज्य कितना विकसित और संतुष्ट महसूस कर रहे हैं। तो मतलब जब तक केंद्र और राज्य एक दूसरे के पूरक बनकर काम नहीं करेंगे, संघवाद का असली उद्देश्य पूरा नहीं होगा। एकदम सही। ये बहुत ही पते की बात निकल कर आई है। और अब इस विस्तृत चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं एक ऐसा विचार यहाँ छोड़ना चाहूंगा जिस पर सोचने में हमारे श्रोताओं को मजा आएगा। बिल्कुल, बताइए। हमने देखा कि कैसे राज्य अपने पैसों के लिए केंद्र पर निर्भर हैं और यही तनाव का बहुत बड़ा कारण है। लेकिन जरा सोचिए, अगर कल सुबह उठकर हर राज्य को पूरी तरह से 100% वित्तीय स्वतंत्रता दे दी जाए तो क्या होगा? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। जो राज्य पहले से अमीर हैं, जिनके पास बंदरगाह हैं, IT हब हैं, वो तो और अमीर हो जाएंगे। लेकिन उन क्षेत्रों का क्या होगा जो पिछड़ गए हैं? क्या उनका कभी विकास हो पाएगा? क्या तभी राज्यों का संघ उसी एकजुटता के साथ खड़ा रह पाएगा? या फिर हमारे ही देश के भीतर कुछ राज्य विकसित देश बन जाएंगे और कुछ बेहद गरीब? ये वाकई सोचने वाली बात है ना? इस सवाल को अपने जहन में रखिएगा। इसी के साथ ज्ञान और जिज्ञासा की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।